ओलंपिक्स, इंसानों की फिजिकल और मेंटल क्षमता को दर्शाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। एंशिएंट ग्रीक ज़माने से ही चलते आए हुए इस इवेंट की हिस्ट्री बहुत रिच और कलरफुल है, लेकिन 1972 को जर्मनी में जो हुआ ओलंपिक हिस्ट्री में एक ब्लैक डॉट बन के रह गया है। 9 पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ने ओलंपिक विलेज के अंदर घुसकर 8 इजरायली एथलीट्स को हॉस्टेज ले लिया। ये उस टाइम में एक शॉकिंग इवेंट बन गया था। चलिए देखते हैं इस इवेंट की पूरी स्टोरी, इसके पीछे के रीज़न और इसका परिणाम। मैं हूं अभिषेक और यह है क्यूरियस सेप। ब्लैक सितंबर नाम के टेररिस्ट ग्रुप के 8 मेंबर्स ओलंपिक विलेज के दीवार के पास आ जाते हैं। ट्रैक सूट पहने हुए, मुंह पर मास्क पहनकर, हाथों में हथियार लेकर ये लोग ओलंपिक विलेज के वॉल को पार करके इजरायली एथलीट्स के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के पास आ जाते हैं। स्टोलन कीज के सहारे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसकर इजरायली रेसलिंग कोच मोशा वाइनबर्ग और उसके टीममेट्स पर हमला कर देते हैं। यहाँ पे रेसलिंग कोच मोशा ने डट के उनका सामना किया, लेकिन इस चपेट में उसके गाल पर गोली लग गई। टेररिस्ट ने वाइनबर्ग को टॉर्चर करके बाकी इजरायली एथलीट्स के लोकेशन को बताने के लिए मजबूर किया, लेकिन वाइनबर्ग ने सिर्फ रेसलिंग एथलीट्स की लोकेशन बताई, ये सोच के कि शायद पहलवान एथलीट्स इन टेररिस्ट को ओवरपावर कर सके। वाइनबर्ग ने फिर से टेररिस्ट पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन अनलकीली वो टेररिस्ट की गोलियों का शिकार होकर शहीद हो गया। अंत में 8 टेररिस्ट ने 9 इजरायली एथलीट्स को हॉस्टेज ले लिया था। आगे जाने से पहले हम ये जानते हैं कि उन पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ने इजरायली एथलीट्स को ही क्यों टारगेट किया और क्यों ओलंपिक विलेज में इतनी कम सिक्योरिटी हुई। 1964 को यासर अराफत ने पैलेस्टीन के लोगों को इजराइल से आज़ादी देने के लिए पैलेस्टाइन लिबरेशन आर्मी PLO को बनाया। इसी PLO का ऑफशूट है ब्लैक सितंबर, वही टेररिस्ट ग्रुप जिसने जर्मन ओलंपिक्स में अटैक किया। I am sorry to say that your mass media, the Western mass media, always beside the Israelis. Your baby in this area. पैलेस्टीन और इसराइल के राइवलरी का मेन रीज़न है 1948 का अरब इजराइल वॉर, जिसमें इसराइल एक इंडिपेंडेंट नेशन बनके बाहर आया। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को पूरे विस्तार में जानने के लिए हमको ये एपिसोड काफ़ी नहीं पड़ेगा, तो शायद फ्यूचर में हम इसके बारे में एक और एपिसोड बनाएंगे। 1936 को जर्मनी ने ओलंपिक्स नाजी डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर के लीडरशिप में आयोजन किया। हिटलर ने अपनी आर्यन रेस की सुपीरियरिटी को दिखाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने की कोशिश की। Members of the military. नाइनटीन 1972 को जब फिर से ओलंपिक्स जर्मनी में हुआ, तब सिनेरियो बहुत बदल गया था। दोनों वर्ल्ड वॉर में मेजर रोल प्ले करने के बाद जर्मनी एक पीसफुल कंट्री की इमेज को दिखाना चाहती थी। इसीलिए इस इवेंट का नाम Die Harten Spiele मतलब ओलंपिक्स ऑफ पीस एंड जॉय का नाम दिया गया। इसी कारण से सिक्योरिटी मेजर्स भी बहुत कम लिए गए। ओलंपिक विलेज में आर्म गार्ड्स का भी बहुत कमी था। इस वजह से टेररिस्ट के लिए एक अच्छा मौका बन गया था। जर्मन पुलिस ओलंपिक विलेज की दीवार को पार कर टेररिस्ट के लोकेशन पर आकर फुल ऑन असॉल्ट के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो जर्नलिस्ट थे वो पूरे इवेंट को लाइव कवरेज कर रहे थे। पूरी दुनिया के साथ टेररिस्ट भी इस सीन को टीवी पर लाइव देख रहे थे। इस वजह से पुलिस के पास कोई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ही नहीं था। टेररिस्ट के 3 डिमांड थे: 234 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स और टेररिस्ट को जर्मन जेल से रिहा करना, ओलंपिक विलेज से एयरपोर्ट तक जाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और अपने मनचाहे लोकेशन को जाने के लिए एक एयरक्राफ्ट। जर्मन गवर्नमेंट ने उन प्रिजनर्स और टेररिस्ट को रिहा करने से मना कर दिया, लेकिन उनके बाकी 2 शर्तों के लिए मंजूर हो गए। बैकग्राउंड में जर्मन पुलिस ने उन टेररिस्ट को एयरपोर्ट में एम्बुश करने का सारा प्लान बना लिया था। फ्लाइट क्रू के बेस में जर्मन पुलिस रहेंगे और स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर शार्प शूटर्स रखे जाएंगे। टेररिस्ट इजरायली हॉस्टेजेस को लेकर एयरपोर्ट पहुंच गए। सब कुछ जर्मन पुलिस के प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन फ्लाइट क्रू के बेस में जो पुलिस थे वो लोग अहम मौके पर मिशन से पीछे हट गए। रीज़न ये था कि उनके पास ऐसे हॉस्टेज सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कोई प्रीवियस ट्रेनिंग नहीं थी और उनके पास सफिशिएंट हथियार भी नहीं थे।
We were city police and we weren't prepared for situations like this. Not even trained. आगे जाकर पुलिस और टेररिस्ट के बीच में भीकर गोलीबारी हुई। एक टेररिस्ट ने हैंड ग्रेनेड फेंककर हेलीकॉप्टर के अंदर के 9 में से 8 इजरायली एथलीट्स को शहीद कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के हॉलोकॉस्ट के बाद फिर से जर्मनी में ज्यूज का खून बहा। 8 में से 5 टेररिस्ट मारे गए और 3 टेररिस्ट को कैप्चर किया गया। एक जर्मन पुलिस भी इस वारदात में शहीद हो गया। इसराइल ने अपना एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और टेररिस्ट नेगोशिएशन में भी हेल्प करने के लिए जर्मन गवर्नमेंट को अप्रोच किया था, लेकिन जर्मन गवर्नमेंट ने कोई भी हेल्प लेने से इनकार कर दिया। ये पूरा ऑपरेशन एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि कैसे एक हॉस्टेज सिनेरियो को हैंडल नहीं करना चाहिए। कुछ ही महीने के बाद उसी ब्लैक सितंबर के कुछ टेररिस्ट मेंबर्स ने जर्मन एयरलाइन लुफ्तांसा को हाईजैक कर लिया और उन लोगों ने उन 3 कैप्चर्ड टेररिस्ट को रिहा करने की मांग की। जर्मन गवर्नमेंट ने उन 3 कैप्चर्ड टेररिस्ट को रिहा करके मरे हुए टेररिस्ट की बॉडी को भी लौटा दिया। अमेरिकन स्कॉलर मार्क जर्गेंस मायर ने कहा है कि टेररिज्म एक परफॉर्मेंस वायलेंस है। अगर टेररिज्म को एक थिएटर ड्रामा समझा जाए तो टेररिस्ट इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने परफॉर्म करना पसंद करेंगे। उनके हिसाब से एक सक्सेसफुल अटैक सिर्फ ज़्यादा कैजुअलिटी से या मांगे पूरी करने से ही नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की दिल में दहशत फैलाने से होता है। म्यूनिच अटैक के बाद बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप ने दहशत फैलाने के लिए मीडिया का इम्पैक्ट समझ लिया था। न्यूज़ मीडिया ने भी टीआरपी के चक्कर में टेररिज्म को बहुत सारा कवरेज दिया है और इससे उन लोगों को बहुत फ़ायदा भी हुआ है। आगे तो आप जानते ही होंगे कि कैसे अलकायदा और आईसिस ने इंटरनेट के सहारे कारनामे किए। टेररिस्ट कैसे आजकल ड्रोन से अटैक कर रहे हैं और इसके जवाब में इंडिया ने क्या सोल्यूशन ढूंढा है, ये जानने के लिए हमारे दूसरे वीडियो को भी चेक कीजिएगा। तो ये था दोस्तों आज का एपिसोड। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना। और हाँ, ऐसे कंटेंट के बारे में अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करना मत भूलना दोस्तों। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए to kill an American citizen. Under those circumstances. Under those circumstances. Under those circumstances. Said it good. Yes? Continuity نالدي تيك 47 اكشن President Obama